बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली है। हम तो सारा अपने बलबूते पे करते हैं, पानी बिजली की समस्या फिर हमारे पास आती है, आज सीट नहीं हासिल कर पाए, वोट तो परसेंटेज हमने बढ़ाई है। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन का समापन हो चुका है और जो इसके रिजल्ट हैं वो भी घोषित हो चुके हैं। इन तमाम इलेक्शन के दौरान हमने एक चीज़ देखी कि सबकी निगाह जो थी वो उधमपुर ज़िले में थी, क्योंकि उधमपुर में जिस तरह से नेशनल पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया ने कैंपेनिंग की, उससे हर कोई हैरान भी था कि जिस तरह से लोग उनकी जनसभाओं में आए। ऐसे में एक चैलेंज भी उन्होंने दिया बीजेपी को उधमपुर ज़िले में, और बीजेपी को कठुआ ज़िले में भी चैलेंज मिला। लेकिन हम आज बात करेंगे उधमपुर ज़िले की। हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर इन डीडीसी इलेक्शन की हाईलाइट देखी जाए तो सबका ये कहना है कि उनकी निगाह जो थी वो उधमपुर ज़िले में थी, क्योंकि उधमपुर में बीजेपी को जब चैलेंज ये लगा, वाकई उनको लगा कि कोई है शख्स जिन्होंने उनको चैलेंज दिया है और उनकी जो ज़मीन है वो खतरे में है, तो बाद में उन्होंने जो बाद के फेज़ थे, आखिरी फेज़ थे, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग तेज़ की। लेकिन जनसभाओं में आपके लोग तो काफ़ी आए। आपको लगता है कि कहीं मेहनत में चूक हो गई, या जो प्लानिंग थी बीजेपी की वो ज़्यादा बेहतर थी? हाँ, एक तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारा अकेले का रोल नहीं था। इसमें हर्षदीप जी थे, मंजू जी थे, और बाकी जितने भी हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे, और पार्टी के जो कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, पार्टी का टॉप से लेकर बॉटम तक जो भी वर्कर था, लीडर था, सभी का रोल है, अकेले का रोल नहीं था जी। इसमें जिस तरीके से उधमपुर में हमने इसीलिए बाहर नहीं निकले कि हम पूरे तरीके से उधमपुर में काम करेंगे। तो शायद बीजेपी को लगता होगा कि पैंथर्स पार्टी एग्जिस्टेंस इसकी है नहीं, तो शायद उन्होंने शुरू में या उनको लाइटली लिया या उनको अंदाज़ा नहीं लगा वोटर्स का। तो जैसे आपने कहा कि एक हमने शुरू में ही एक टेम्पो जिसको कहेंगे कि हमने पूरा ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लिया था जी। और हमारे लगभग 28 में पहला फेज़ था, 28 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर, फिर 7 दिसंबर, फिर 10th, फिर 13, फिर 16, फिर 19। तो अगर आप देखें, इसका पूरा चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 28 और 1 दिसंबर में जो 2 फेजेस में, जिसमें 4 सीट्स पे इलेक्शन हुए, तो 4 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती है, और उसमें एक इंडिपेंडेंट आते हैं पंचैरी से, और 2 पैंथर्स पार्टी लेती है। चूँकि सीआईडी रिपोर्ट्स, आईबी या जितनी भी एजेंसीज थी, उनकी रिपोर्ट्स जो थी वो ये कह रही थी कि इसमें पैंथर्स पार्टी 8, 9, 10 लगभग, और हमें भी लगता था कि हम मे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें हमने, जैसे आपने कहा कि जनसभाओं में हमने पूरी मेहनत की है। हमारे पास, मैंने कहा कि तन, मन, धन जो भी हमारे पास था उसको हमने बचाया नहीं है पूरे तरीके से। हमने नहीं, हमारी टीम ने उसको बिल्कुल नहीं बचाया, और पूरी मजबूती से काम किया। और जैसे 28 और पहली का चरण था, तो उसमें हमें इंकरेजमेंट भी मिली, और हमें लगा कि जब वोटिंग के बाद पता भी ऑलमोस्ट चलता रहता है, तो 7th वाला था, उसमें थोड़ा सा हम मतलब दोनों में थोड़ा वीक थे। उसमें हम वीक थे। एक घोड़ी वाला वहाँ स्ट्रांग अपने आप को महसूस करते, लेकिन दूसरे में वीक महसूस कर रहे थे। तो हमें लगा कि ये थोड़े हो सकता है हमारा टफ कंपटीशन हो, लेकिन आगे। लेकिन उस पहले दिसंबर को, जो दूसरे चरण को, तो बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली, क्योंकि पहले तो लोकल लीडर जैसे रविंदर जी को या हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उनको वहाँ पे उन्होंने लाया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ चला नहीं, तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, उन्होंने नेशनल लीडरशिप को इन्वॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने पूरा जितना था डोर टू डोर कैंपेन में लोगों को यहाँ तक कहा कि आप अगर 2000 रुपया मिलता है आपको, या आपको गैस सिलेंडर है, आपके घर में राशन है, तो ये मोदी जी की वजह से है, और अगर आप वोट नहीं करेंगे तो सरकार गिरेगी, और आपका 2000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। तो गरीब लोग जो थे उनको मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया। और जनसभाओं में हमारे डेफिनेटली लोगों में एक रुझान था। लोगों ने ये फैसला किया था कि पार्लियामेंट के जब नेशनल की इलेक्शन थी, तो हमने पैंथर्स पार्टी, अगर मुझे आप मेरा कहें तो मेरा लगभग 22,000 वोट पार्लियामेंट में असेंबली इलेक्शन में था। रामनगर से हमारा हर्ष जी का 30,000 था, चिनैनी से हमारा 12,000 था, लेकिन हम कुल मिला के बात करें तो 64-65,000 वोट था। लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट में जब हर्षदेव जी ने इलेक्शन लड़ी तो हमें 15-18,000 वोट मिला, यानी कि हमारा भी वोट उस पार्लियामेंट में उनको चला गया।
तो लोगों में ये मन था कि अभी पार्लियामेंट में अगर उनको जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन यहाँ लोकल इश्यूज हैं, लोकल डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो इश्यूज हैं वो सिवाय पैंथर्स पार्टी के, चाहे डेवलपमेंटल हों या लोकल इश्यूज हों, तो पैंथर्स पार्टी के बगैर यहाँ कोई उठा नहीं सकता। तो लोगों में एक मन था कि इस बार आप पैंथर को कामयाब करेंगे। बलवंत जी, कई मायनों में जो अहम थे, डीडीसी के इलेक्शन काफ़ी अहम थे, क्योंकि ये 370 एब्रोगेट होने के बाद पहले चुनाव थे, और सबसे अहम बात ये थी कि इसमें जो युवा लोग थे वो काफ़ी थे, कैंडिडेट थे, युवा थे, और एक तरह से विकास के मुद्दे पे थी, क्योंकि इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन इस चुनाव के बाद कुछ सवालिया निशान भी लगाए हैं कुछ लीडरान ने। उन्होंने कहा है कि जो मशीनरी थी, गवर्नमेंट मशीनरी, उन्होंने सहयोग दिया है बीजेपी को। आप भी इससे मुतमईन हैं, मानते हैं इसको? देखिए, इसमें हम तो हमेशा अपोजिशन में रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं जी अब इस बार बड़ा मेहनत और करना पड़ेगी, बड़ी टक्कर। मैंने कहा यार, हम तो कौन सी इलेक्शन है जिसमें हमने अनथक मेहनत नहीं की है। हमने पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, हमें तो हमेशा, और हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम तो ऐसे लोग तो है नहीं कि हमें किसी इलेक्शन में केंद्र से एक पार्टी की हवा आई, प्रधानमंत्री जी आए, उनके नेता आए और हमें वोट दिलवा के, हम तो सारा अपने बलबूते पे करते हैं। तो हमें तो और हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमें तो कोई इस चीज की परवाह ही नहीं है। आपको लगता है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप नहीं आती बीजेपी की, तो क्या ये शायद जो रिजल्ट आए हैं ये कुछ और होते? डेफिनेटली फर्क पड़ा, डेफिनेटली बड़ा फर्क पड़ा। और फिर उन्होंने उसके बाद, जैसे आपने बात करी, एक तो सेंट्रल लीडरशिप है, फिर उन्होंने अपना जो स्ट्रेटजी चेंज करी इलेक्शन की, और शायद उसको हम भांप नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने वोट परसेंटेज बढ़ाना शुरू कर दिया, और माइंड में एक बार स्ट्राइक तो हुआ कि परसेंटेज बढ़ा है। जब पहले 2 चरण थे तो उसमें तो 50-55 ही था, कहीं 58 तक पहुंचा, लेकिन लास्ट में 80 तक पहुंचा दिया उन्होंने। तो ये हमें मुझे लगा कि ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है ये जा कहाँ रहा है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हमें मतलब पूरा एनालाइज कर पाते। तो सरकारी मशीनरी का डेफिनेटली हुआ, लेकिन हम ये कहेंगे कि सिर्फ इनका नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही हो, एनसी की रही हो, पीडीपी, तो हर पार्टी जो है अपनी सरकार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूरे तरीके से मशीनरी का पूरे तरीके से यूज किया है, पूरे तरीके से। ठीक है, आपका मानना है कि मशीनरी का यूज हुआ है, लेकिन आपके बयान का कितना अहम रोल है? जो आपने बयान दिया था महिलाओं के लिए, उसको काफी बीजेपी ने मुद्दा बना दिया इलेक्शन में। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब बीजेपी को यहाँ ये सिस्टम आ गया कि स्मृति ईरानी जी के बराबर मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने, और उन्हें लगा कि बलवंत यहाँ या इनकी टीम ज़्यादा पॉपुलर हो गई है बीजेपी की टीम से, तो उनको उसको नेगेटिव वे से लिया। मैंने इसको क्लैरिफिकेशन दे दी है कि हमारा इंडिविजुअल किसी को टच करना नहीं था। हमने जनरल स्टेज के ऊपर जो होता है, हमने कहा कि कई बार स्टेज के ऊपर हम जो मनोरंजन के प्रोग्राम करते हैं और उसमें लोगों से मनोरंजन से वोट ले लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन के बाद तो मनोरंजन वाले मिलते नहीं हैं, ठीक है ना, वो मिलते नहीं हैं, और उसके बाद लोगों को पानी बिजली की समस्या फिर हमारे पास आती है। मैं अगर आपको आज सुबह की बात करूँ, मुझे टाउन से 10 मतलब लेडीज़ के फ़ोन आते हैं, तो मैंने कहा कि जी बहन जी माता जी बताइए, कहते जी पानी की समस्या है। मैंने कहा हुक्म कीजिए, कहते सुनाए तो सुनाए किसको। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब वोट देना है तो बड़ी पार्टी को दे देना है, लेकिन उनको हमारे पे भरोसा है, और हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं है। लेकिन लोगों को भरोसा है कि अगर मुसीबत होगी, ज़रूरत होगी, समस्या होगी, तो बलवंत के पास जाएंगे, बलवंत सुनाई करेगा। आपकी बात तो सही है, क्योंकि जिस तरह से कोविड में भी आपने लोगों का एक सपोर्ट, एक जन सलाब आपके पीछे हमने देखा, उसके बाद आज उधमपुर सिटी में जो है बिजली महकमे ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है, उसके बारे में आप जानते होंगे। तो तमाम तरह की ये विडंबना है कि ये सब आपने हाईलाइट किए मुद्दे काफ़ी, लेकिन फिर भी लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनका? देखिए, उधमपुर में तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, मैंने कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया है। जैसे मैं आपको बात करूँ, अभी मैं टिकरी में बैठा था वर्कर्स के साथ, जब यहाँ जम्मू आ रहा था, तो वहाँ पे हम 14 वोट से हार गए हैं। और वहाँ पे इंटरेस्टिंग ये था कि 350 के करीब हमारे वोट को जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और उस कैसे रिजेक्ट किए हैं कि उसमें मतलब जो आपका निशान है, जो आपकी लाइन है, लाइन से 70, 60, 70, 80% जो है स्टंप अंदर लगी है, 20% 30 बार लगी, उनको रिजेक्ट कर दिया। 14 वोट से हार गए। फिर इंटरेस्टिंग मैं बताऊं कि वहाँ पे जैसे आपका हमारा गरनई एक पंचायत है, वहाँ पे सरपंच की सीट खाली हुई थी, तो हमारे सरपंच वहाँ पे हमारी पार्टी से जीते हैं, विक्रम बंदराल जी, और उनका बैट निशान था। और जो हमारे डीडीसी के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे रेशमा समयाल जी, उनका साइकिल था, लेकिन उसी का जो आपका बैलेट पेपर था, उसमें अपनी पार्टी को भी बैट निशान दिया था। ठीक है ना, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन पे
दो पार्टीज को एक निशान दिया जाता है। अब हमारे जो वर्कर थे नेचुरली वो नॉन पॉलिटिकल बेस के थे, लेकिन पार्टी के हैं वो पार्टी के हैं जो सरपंच बने। तो जैसे बाहर लोगों को गाइड कर रहे थे कि एक स्टंप आपने साइकिल पे लगानी है और एक आपने बैट पे लगानी थी। जब उन्हें जाते ही पहले साइकिल वाला उनको दिया गया तो उन्होंने जब नजर देखी तो एक नीचे बैट भी है और ऊपर साइकिल है, तो उन्होंने एक साइकिल पे लगा दी, एक बैट पे लगा दी। तो देखो कितना मिसयूज हुआ है मशीनरी का। कि अगर आप हमारे जो कैंडिडेट हैं, अगर सरपंच हैं, वो तो इंडिपेंडेंट, वो तो मतलब पार्टी बेस नहीं है, तो आपने उनको बैट कैसे दे दिया आपने? हाँ। और अगर अपनी पार्टी का बैट आपने हर स्टेट में हर जगह दिया है तो उनको बैट कैसे दे दिया? या अपनी पार्टी का नहीं देते आप? एक स्टेशन पे 2 बैट है, 170 वोट तो वो चला गया हमारा। हाँ। नो साइकिल के खाते में आया, ना वो सरपंच के खाते में आया। तो इस तरीके का मिसयूज हुआ और जानबूझ डेलिबरेटली किया है। अब आप वोट काउंट करेंगे, जो टोटल वोट है उसमें से आपके 8 वोट जितना आप वो लिखते हैं, आप लास्ट में देते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल 8,853 वोट मिलते हैं, मतलब टोटल वोट पोल होते हैं 8,853 या 18,853। ठीक। लेकिन जब आप उनकी गिनती करते हो तो और निकलते हैं 18,860 वोट निकलते हैं। अच्छा। अगर आप कैलकुलेशन में करते हैं तो आपके 7 वोट बढ़ते हैं। आपका रिकॉर्ड बताता है कि आपके पास इतने हैं, जब लेकिन आप रिकॉर्ड में 53 बताते हैं, लेकिन जब आप उनको असली में काउंट करते हैं तो 7 ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके की मैं कहूँगा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। और फिर हमारे लोगों ने वहाँ पे कहा कि रिकाउंटिंग करिए। रिकाउंटिंग में क्योंकि वो इलेक्शन इतना लेट हुआ स्टार्ट किया, इतना लेट मतलब लेट काउंटिंग स्टार्ट हो गया, बाकी सारे रिजल्ट आ गए थे, लोग सारे भाग गए थे, उसमें 10-11 बज गए थे। और जब उन्होंने रिकाउंटिंग की बात की तो पूरा फोर्स जितनी थी पूरी मशीनरी वो अंदर आ गई और हमारे जो अंदर वाले थे उनको प्रेशर कर दिया कि नहीं हो ही नहीं सकता है, अभी आप कर ही नहीं सकते। तो मशीनरी का दुरुपयोग। और जैसे मैंने आपको कहा इसमें इलेक्शन कमीशन का भी जो है वो भी उस पर भी सवाल निशान लगते हैं। देखिए होता गया है, देखो रियलिटी है। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो एक हो गई जो दिल की बात है। अब सवाल ये आता है जो पार्टी हारती है, अगर वो कहती है कि कहीं दुरुपयोग हुआ है तो उसका अपोजिशन वाले या दूसरी पार्टी मजाक लेती है, जनाब आप तो हारे हैं तो इनको चलाना ही चलाना है। अब सवाल है कि क्वेश्चन जब मैंने वर्कर्स को पूछा, जब रात को तो लेट फ्री हुए, सुबह जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की अलग, तो आप अगर स्ट्रांग रूम बनाते हो, स्ट्रांग रूम का मतलब क्या होगा? स्ट्रांग रूम मतलब आपका वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सके। स्ट्रांग रूम मतलब है अगर आप आज भी जाएंगे, आप डेफिनेटली जाइए उधमपुर में और देखिए स्ट्रांग रूम क्या था। स्ट्रांग रूम में आपने एक हॉल रखा है और उस हॉल में आपने 6-6 फुट की प्लाई रखी है और ऊपर से छत खुला है आपका। अच्छा, मतलब आपका छत खुला है। इस पार्टीशन में आपकी उधमपुर की 1 की है, उस पार्टीशन में 2 की है, उसमें आपकी पंचैरी की है। तो फिर वो स्ट्रांग रूम क्या था? कौन सा स्ट्रांग रूम था? तो इस तरीके की शिकायतें तो ज़बरदस्त हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने एक स्टेशन पे 2 पार्टीज को सेम आपने निशान दे दिया, वो कैसे दे सकते हैं आप? तो इस तरीके से हमारा जो है फिर आप रिकाउंटिंग तो अधिकार बनता है। आपने प्रेशराइज करके हमारे लोगों को, हमारे तो फिर साइन भी नहीं किया, हमारे तो आगे आपने ज़बरदस्ती उनको प्रेशराइज करके वहाँ से स्टेशन से निकाल दिया। रिकाउंटिंग क्यों नहीं बनती है? रिकाउंटिंग मतलब आप सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना उनको। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। रिकाउंटिंग में भी उन्होंने कहा रिजेक्टेड वोट, जब रिकाउंटिंग में सिर्फ रिजेक्टेड की तो उसमें आपने 28 किए थे, जब रिकाउंटिंग की तो उसमें 30 हो गए। हम तो चाहते पूरे वोटों की गिनती। तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने दुरुपयोग किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। हम तो देखो हम शुरू से ही राइट फ्रॉम बिगनिंग, हमने जो पहले 96 की इलेक्शन लड़ी, मैं बच्चा था, कॉलेज से निकला था, मुझे पॉलिटिक्स का पता नहीं, वो तो हमने बचपने में इलेक्शन लड़ी, लेकिन उसमें हमने 500-700 वोट मिला। लेकिन हमने फिर 6 साल लगातार काम किया, 2002 में लड़ी और फिर हम 10,000 मार्जिन से लोगों ने जिताया। तो हम तो हर बार स्ट्रगल करके आते हैं और फिर हम हर बार जब स्ट्रगल करते हैं दूसरी स्ट्रगल के लिए हम और मजबूत हो जाते हैं। और हम इस बार अगर हमें सीट नहीं हासिल कर पाए, वोट तो परसेंटेज हमने बढ़ाई है। मैं आपको बताऊं कि हमारा 2014 में लगभग 64,000 वोट था उधमपुर में, लेकिन आज हमने 77,000 वोट लिया है, 77,000 प्लस वोट लिया हमने इस इलेक्शन में। तो हमारा वोट परसेंटेज थोड़ी कम हुआ है और हम अब और मजबूत हैं। इस अगली जो इलेक्शन के लिए जितनी मजबूती से हमने लड़ा है और जो खामियां हमने अपने अंदर देखी हैं, दूसरी पार्टी की जो प्लानिंग है उसको हमने माइनॉरिटी बात किया कि उसने अपनी प्लान कैसे चेंज किया, हम उसको उस इलेक्शन के समय बात करने में नहीं कामयाब हो पाए, लेकिन अगली बार करेंगे। सही कहा। ये भी माना गया है बलवंत जी के ये ट्रायल इलेक्शन थे, उसके बाद जो है असेंबली चुनाव भी शायद हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन वहीं एक सवाल ये भी है, जम्मू के लोगों का सवाल है, सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड करता है सवाल कि ठीक है जम्मू में कुछ लीडरशिप ऐसी है जो इंडिविजुअली बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो इकट्ठे एक मंच पे नहीं आ पाते हैं। जिस तरह जैसे कि कश्मीर में गुपकार अलायंस बना, उसके साथ सभी वो पार्टियां जो एक दूसरे की मुखालफत में थी सब एक साथ आ गए। जम्मू में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि जो उधमपुर में हमें रोकने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि हमने एक प्लान ये किया था कि अगर उधमपुर में हमारे डीडीसी में मेजॉरिटी लोग आते हैं तो क्योंकि अब हमारे पास तो कोई
लोगों को और सपना दिखाने के लिए नहीं कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, हमारा केंद्र से मंत्री आएगा, किसी को हमें उनकी छोटी थाने की समस्या होगी हमने सुननी है, पानी की समस्या हमने सुननी है, बिजली की हमने सुननी है, सड़क की हमने सुननी है, कोई भी किसी किस्म की समस्या। तो हमें ये हमारा प्लान था कि अगर हमारे ये काउंसलर जीत के आते हैं तो उनका एक एरिया बन गया और उनका वहाँ का लीडर हो गया, लोगों को बता दिया कि ये आपका लीडर है और ये आपकी समस्या को लुक आफ्टर करेगा और हम बाहर निकलेंगे। मैं और हर्षदीप जी, हमारा प्लान था कि हम जम्मू में निकलेंगे और जैसे आपने कहा कि हम बाकी पार्टीज़ के, क्योंकि हमारा एरिया दायरा लिमिटेड हो जाता है जब हम वहाँ बंधे रहते हैं, क्योंकि हम वर्कर को अनअटेंडेड छोड़ नहीं सकते, उसकी समस्या है और सरकारी तंत्र है, प्रेशराइज किया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो हमें एक जिम्मेदार आदमी वहाँ पे बन गया, तो वो जिम्मेदार आ गया और उसकी जिम्मेदारी बन गई। हाँ, हमारा तो बिल्कुल कट नहीं होना था, लेकिन 2-4-5 दिन के लिए हम दूसरे एरिया में, डोडा में चले जाते, कठुआ में बैठते, सांबा में बैठते। तो हमारा ये प्लान था, लेकिन सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया, शायद हमने कहीं अपने भाषण में भी ये बोली, उनको लगा कि वाकई अगर इनके सारे जीत गए, इनकी मेजॉरिटी आ गई और ये यहाँ से फ्री हो गए तो ये तो डेफिनेटली वहाँ पंगा डालेंगे। तो उनका ये था कि इनको यहीं पे रोक लो ताकि बाहर नहीं निकल पाएँ। तो हमारा यही था। और उसके बाद यही था कि जैसे आपने कहा कि ये जो जितने लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं और उनको हम यूनाइट करेंगे। हालांकि हमारी इलेक्शन से पहले भी टेलीफोनी की चर्चा हुई, बाद में भी चर्चा चली और हमारा प्लान है, कोई बात नहीं, हमारे कैंडिडेट अगर नहीं जीत पाए हैं तो जो हारे भी हैं तो कोई 10,000 वोटों से थोड़ी आ रहे हैं। तो हमारे जिम्मेदार 14 लोग तो आ गए, उनको जिम्मेदारी वहाँ हम दे देंगे। बेशक उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन पावर सभी के पास नहीं है, 2 के सिवाय, कोई बात नहीं, हम निकलेंगे और जम्मू संभाग के अंदर हम पूरे तरीके से काम करें। कुछ लीडर्स से बातचीत हुई है आपकी जम्मू में, क्योंकि ये खुल के आया है कि शायद लाल सिंह जो हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के और जो पैंथर्स पार्टी है, ये आने वाले असेंबली चुनाव में इकट्ठे होके जो है बिगुल बजाएंगे इलेक्शन। देखिए, इसमें तो हम मैं कहूँगा कि प्री मैच्योर स्टेटमेंट हो गई, मैं कहूँगा कि, लेकिन हमारी तो उनसे वैसे रिलेशन अच्छे हैं, चर्चा होती रहती है, टेलीफोन पे चर्चा होती रहती है, बैठकें भी होती रहती हैं। और चूँकि मैं अपने लेवल पे अकेले में नहीं कह सकता, ये पार्टी में ये चर्चा होगी और शायद वो भी पार्टी में चर्चा करे। हाँ, डेफिनेटली चर्चा अलग पहलुओं पे चर्चा होती है, लेकिन अभी इसमें मैं अभी नहीं कह सकता कि अगली इलेक्शन में किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली कोशिश हमारी है कि लाइक माइंडेड जो ग्रुप्स हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ बैठ के अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आप करंट अफेयर में आए, आपने बहुत ही अहम बातें कही। तो आपने जिस तरह से सुना बलवंत सिंह मनकोटिया को, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो उनके लिए एक सबक है और वो जो आगामी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के, उनके लिए वो तैयार हैं। और जो जम्मू में एक लीडरशिप की हम देखते हैं कि लोगों की भी ये मांग है कि जम्मू में लीडरशिप इकट्ठे नहीं हो पाती, तो ये भी पैंथर्स पार्टी की आने वाले दिनों में कोशिश होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही करंट अफेयर्स में, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।